मेरा नाम खुशी है और मैं अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी थी। उनकी आंखों का तारा थी, उनका सब कुछ थी। हम एक अच्छे और खाते पीते परिवार से ताल्लुक रखते थे। मेरे पापा शर्मा जी एक मेहनती इंसान थे। उनका अपना बिजनेस चल रहा था जो दिन रात मेहनत करके हमें एक अच्छी जिंदगी दे रहे थे। ये मेरे पापा की कोशिशों का ही नतीजा था जो इतने समय में मेरे पापा को कामयाबी हासिल हुई थी। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वो हमेशा मेरी मम्मी के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। मैंने जब भी अपने मम्मी पापा को देखा था, झगड़ते हुए ही देखा था। मेरे पापा ही झगड़े की शुरुआत किया करते थे और अंत मेरी मम्मी के रोने पर होता था। मम्मी फूट फूट कर रोया करती थी। बचपन में मैं इस बात को कभी समझ नहीं पाई थी कि आखिर उन दोनों के बीच झगड़ा किस बात पर हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मैं ये बात अच्छे से जान गई कि पापा सिर्फ मेरे लिए अच्छे हैं। वो मम्मी को अच्छा नहीं समझते, उन्हें मेरी मम्मी की कदर नहीं है। दरअसल मेरे पापा को मेरी मम्मी शुरू से ही पसंद नहीं थी। वो अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे दादा दादी ने अपने घर की बहू अपनी मर्जी से लाने का फैसला किया और मेरी मम्मी की शादी मेरे पापा के साथ करवा दी। इस बात का बदला मेरे पापा सारी जिंदगी मेरी मम्मी से लेते रहे। मम्मी की छोटी छोटी बातों में कमियां निकालते रहे और मम्मी से हर बात पर झगड़ते रहे। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक तरफ मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी तो दूसरी तरफ मेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार करते थे। पापा का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे कभी कभी उनसे डर लगने लगता था और मैं सोचती थी कि पापा जितना प्यार मुझसे करते हैं उतना ही प्यार मेरी मम्मी को क्यों नहीं करते। मेरी मम्मी की गोद मेरे लिए दुनिया का सबसे महफूज मुकाम थी। शुरू से ही मेरे माता पिता की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनूं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। मेरे पापा ज्यादातर अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। मुझे ज्यादातर समय और प्यार मम्मी से मिला था। मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद होने लगा जब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी बीमार रहने लगी हैं। उनको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी थी और वो इस बीमारी से लड़ रही थी। मम्मी हमेशा खुद ही अपने आप को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए जाती थी। कभी पापा ने उनका इस चीज में भी साथ नहीं दिया था। फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी दिन ब दिन बीमार रहने लगी। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन फिर भी उनकी बीमारी के बारे में उन्हें देर से पता चला और फिर एक दिन मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मम्मी के मरने का पापा को कोई अफसोस नहीं था, मगर उन्होंने मुझे तसल्ली दी थी। मुझे समझाया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, अपनी मम्मी को ज्यादा याद मत करो। मैं उन्हें याद भला कैसे न करती। वो मेरी सगी माँ थी जिसने मुझे जन्म दिया था। पापा भले ही मम्मी से प्यार नहीं करते थे, लेकिन मैं तो उनसे बहुत प्यार करती थी और उन्होंने मुझसे अपनी ममता जाहिर करने में कभी कोई कमी ही नहीं छोड़ी थी। मेरे लिए मेरी मम्मी के बिना जीना दुश्वार हो चुका था। मैं उनके बिना जीना नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला था। फिर एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया था, जो हमेशा के लिए मेरी खुशियों का दुश्मन बन गया। दुनिया में मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरे माता पिता थे, जो मुझसे छिन गए, क्योंकि मेरी माँ की भले ही मौत हो गई थी, लेकिन पापा ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो मुझसे दूर हो गए। एक दिन मेरे पापा घर में एक दूसरी औरत को ले आए थे। ये दूसरी औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ थी, जिससे मेरे पापा ने शादी कर ली थी और उसकी अपनी 2 बेटियां थीं। ये बात जब मुझे पता चली तो मेरे होश उड़ चुके थे। मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ कि मेरे पापा ने किसी दूसरी औरत को मेरी माँ बना दिया। पापा पहले तो इस बात पर बहुत शर्मिंदा हुए थे, ऊपर से उस औरत की 2 बेटियां भी थीं। एक बेटी तो मेरी उम्र की थी, मैं जवान हो चुकी थी और ऐसी उम्र में भला मेरे पापा को क्या जरूरत थी दूसरी शादी करने की। अब मुझे समझ आया कि मम्मी के मरने के बाद पापा क्यों मुझे इस बात की तसल्ली दे रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अकेली नहीं रहोगी। मैंने देखा था कि मम्मी के मरने के बाद पापा को खुशी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा मेरी मम्मी के बारे में कहीं इंतजार देख रहे थे और उनके जाने के बाद उन्हें फौरन ही दूसरी शादी करने का मौका मिल गया। मुझे अपने पापा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं पापा से इस बात का शिकवा कर रही थी कि आपको दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी। पापा ने मुझसे माफी मांगी और कहने लगे कि बेटा, मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छी माँ की जरूरत थी। रोमिता तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। दरअसल रोमिता आंटी मेरे पापा की सेक्रेटरी थी और मेरे पापा की कंपनी में काफी सालों से नौकरी कर रही थी। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं समझ गई थी
कि रोमिता आंटी ने जरूर मेरे पापा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया होगा। पापा कहने लगे कि बेटा, उसकी 2 बेटियां भी हैं, उसकी बेटियों को तुम हमेशा अपनी बहन समझना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। लेकिन मुझे अपने पापा से कोई बात नहीं करनी थी। उस समय मुझे अपने पापा की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। मैं उनसे काफी दिनों तक नाराज रही थी। रोमिता आंटी और उनकी दोनों बेटियां काजल और सेजल, वो भी मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और सिर्फ पढ़ाई ही करती रहती थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अब मेरी जिंदगी का सबसे बुरा समय शुरू होने वाला है, क्योंकि मेरी मुश्किल तो खत्म होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मेरी सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हमारे पूरे घर में एक मेरा ही कमरा ऐसा था जिसमें सबसे महंगी और अच्छी सजावट हो रखी थी। उन दोनों ने पापा को मना लिया और मेरा कमरा अपने हवाले कर लिया। उस दिन मैं कॉलेज गई हुई थी। जब कॉलेज से वापस आई तो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने अपना कमरा खोला तो ये देखकर मैं दंग रह गई कि कमरे में मेरा सामान मौजूद नहीं था और वो दोनों बहनें मेरे बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। मुझे इनको इस तरह से अपने बिस्तर पर और कमरे में मौजूद देखकर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ मेरे कमरे से। इतने में ही रोमिता आंटी कमरे में आ गईं, क्योंकि वो मेरे चिल्लाने की आवाज सुन चुकी थी। वो दोनों कहने लगी कि अब से ये कमरा हमारा है, तुम हमारे कमरे से निकल जाओ। मुझे उनकी इस बात पर गुस्सा आया। मैंने उन दोनों का हाथ पकड़कर निकालना चाहा और उनका सामान भी कमरे से निकालकर फेंकना चाहा, तो मेरी सौतेली माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इतनी मजबूती से पकड़ा कि मेरे हाथ में दर्द होने लगा। उन्होंने कहा कि ए लड़की, ये क्या बदतमीजी है? मेरी बेटियों के साथ कोई बदतमीजी मत करना। अब ये घर हमारा है। तुम्हारा बाप मुझसे शादी कर चुका है और इस हिसाब से तुम्हारा बाप मेरी बेटियों का भी बाप हुआ। मैं दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगी, मगर उन्होंने तो मेरे साथ इतना जुल्म किया। मेरे कमरे को उन्होंने अपने हवाले कर लिया और मुझे दूसरे कमरे में भेज दिया। ये वो कमरा था जिसमें हमारे घर मेहमान ठहरते थे। मेरी सौतेली माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे खचेड़ते हुए वहां तक ले आई थी और उसने मुझे धक्का देकर कमरे के अंदर बंद कर दिया था। कहा था कि अब तेरा बाप ही आकर तुझे समझाएगा। मैं फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उनके सामने मेरी कोई होशियारी काम नहीं आई थी। मेरा चिल्लाना काम नहीं आया था। वो 3 थी और मैं अकेली थी। उन्होंने मेरे कमरे पर कब्जा कर लिया था। मुझे अपना कमरा बहुत याद आ रहा था, क्योंकि बचपन से ही मैंने उस कमरे में ही ज्यादातर अपना समय बिताया था। जब पापा आए तो कमरा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। मैं रो रही थी। मुझे रोते हुए देखकर पापा के दिल में अफसोस हुआ, लेकिन फिर उन्होंने मुझे प्यार से समझाया और कहने लगे कि बेटा, रोमिता तुम्हारी माँ की तरह है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने चौंक कर पापा की तरफ देखा। मैं पापा से उनकी शिकायत करने वाली थी, लेकिन पापा तो पहले से ही उनकी तरफ से बोल रहे थे। मैंने कहा, पापा, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने मेरे कमरे पर अपना कब्जा जमा लिया। पापा, मुझे अपने कमरे में जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। पापा कहने लगे कि बेटा, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अरे तुम खुद ही तो अपनी मर्जी से यहाँ आई हो। सेजल और काजल को तुमने परेशान करके रख दिया। वो दोनों बार बार मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि अंकल, खुशी कहती है कि जब से तुम इस घर में आई हो, मुझे अपना कमरा भी अच्छा नहीं लग रहा। तुमने खुद ही तो अपना कमरा खाली किया था और मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि तुमने अपनी माँ रोमिता और काजल पर हाथ उठाया। काजल को तो तुमने हाथ भी मोड़ दिया, वो बेचारी तकलीफ से चीख रही है। पापा की बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। अब मुझे समझ आया था कि जो उन लोगों ने मेरे साथ किया था, उसको बड़ा चढ़ाकर उन्होंने पापा को बता दिया था कि वैसा ही सुलूक मैंने उनके साथ किया। मुझे गुस्सा तो इस बात पर आ रहा था कि मेरे पापा ने उनकी बातों पर आसानी से यकीन कर लिया। जब मेरे पापा उनकी बातों में आ ही चुके थे तो मैं उनसे कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि पापा को मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही थी। पापा ने उनके झूठे नाटक पर यकीन कर लिया था और अपनी बेटी की सच्ची हकीकत भी उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए मैं रोने लगी और खामोश हो गई। पापा कमरे से निकल गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम जितना उन लोगों के साथ मिलकर चलोगी, वो तुम्हारा उतना ही ख्याल रखेंगी। मुझे तो तुम्हारी माँ पर गुस्सा आ रहा है, जिसने तुम्हारी इतनी गंदी परवरिश की है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा व्यवहार ऐसा है, तुम दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करती हो। मुझे पापा की इस बात पर गुस्सा आ गया। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मन में सोचा कि मेरी माँ बहुत अच्छी है। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत अच्छी की थी। खोट तो आप में है पापा, जो अपनी सगी बेटी को बुरा समझ रहे हैं, और उन लोगों को बहुत अच्छा। मम्मी के मरने के बाद मेरी सौतेली माँ और उसकी बेटियां घर में आ गईं
और उन लोगों ने मेरे पापा के साथ साथ मेरे घर की एक एक चीज को हथिया लिया था। मैं तो पहले ही बहुत सीधी साधी लड़की थी, मैं भला किसी से क्या कह सकती थी। मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं अपनी ही चीजों के लिए लड़ सकूं। और पापा पापा तो पूरे के पूरे उन लोगों के हो गए थे। इसलिए मुझे लगता था कि मौत सिर्फ मेरी मम्मी की नहीं हुई बल्कि पापा की भी हो गई है, क्योंकि पापा जिंदा होते हुए भी मेरे नहीं थे। वो तो मेरे साथ परायों के जैसा बिहेव करने लगे थे। मैं कहती रही कि ये सब कुछ मेरा है, मेरी मम्मी का है, मगर मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। मैं जो कभी इस घर की मलिका हुआ करती थी, अब मैं नौकरानियों की जैसी जिंदगी गुजारने लगी थी। मुझसे मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई थी। रोमिता आंटी का कहना था कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पढ़ने की, घर के कामकाज देखो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां घर में रहकर घर के सारे कामकाज संभालती हैं, और एक तुम हो जो सारा दिन कमरे में बंद रहती हो और पढ़ाई करती रहती हो। ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाली है। अगले घर जाओगी तो कोई तुम्हारी माँ को तो कुछ नहीं कहेगा, सब लोग मुझे ही दुहाई देंगे कि तुमने इसे कुछ नहीं सिखाया। उन्होंने अपनी बेटियों का अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था, जबकि मेरी चलती हुई पढ़ाई भी रुकवा दी थी। इस सब में मेरे सौतेली माँ का ही हाथ नहीं था, बल्कि मेरे पापा भी पीछे नहीं थे। मेरे पापा से मेरी सौतेली माँ और उनकी बेटियां जैसा कहती वो वैसा ही किया करते थे। हालांकि उन्होंने कभी मेरी सगी माँ की तो कोई बात नहीं मानी थी। पापा ने भी मुझ पर पढ़ाई छोड़ने का प्रेशर डाला और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कॉलेज में फीस जमा नहीं करवाऊंगा। अब तुम्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है जो तुम्हारी पढ़ाई पर बर्बाद करूं। बेटियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। ये शब्द मेरे पापा के थे, जो पहले कभी कहा करते थे कि मैं अपनी बेटी को कामयाब बनाऊंगा, लेकिन अब वो सब कुछ भूल चुके थे। मुझे मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी थी, क्योंकि मेरे पास इस घर के अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। मैं जानती थी कि अगर मैं यहाँ इन लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं रही तो ये लोग मुझे इस घर से भी निकाल देंगे और मेरे पापा खामोशी से अपनी बेटी को घर से निकलते हुए देखते रहेंगे। वो कुछ नहीं कहेंगे। जब मेरे पिता ही मेरे अपने नहीं रहे थे तो मैं किसी और से अच्छे की उम्मीद क्या रखती। मुझे अपनी मम्मी बहुत याद आती थी। मैं मम्मी को याद करके रोती रहती थी। घर के सारे कामकाज भी मुझे करने पड़ते थे। पापा तो निकल जाते थे सुबह ऑफिस के लिए, और उनके जाने के बाद इन लोगों का बर्ताव मेरे साथ बहुत बुरा होता था। पहले ही मेरी सौतेली माँ और उसकी बेटियां मुझे पसंद नहीं करती थीं, और अब तो मेरे पापा के सामने भी वो लोग मुझे कुछ भी कह देती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को भी अपने जैसा ही कर लिया था। मम्मी को इस दुनिया से गए हुए 1 साल गुजर चुका था, और इस 1 साल में पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर डाल दी थी। वो नफरत भरे अंदाज में मुझसे कहती थी, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हम लोगों का ख्याल रखना होगा, वरना जिस तरह से मैं तुम्हारे पिता की जिंदगी में शामिल हुई हूँ उसी तरह से तुम्हें भी तुम्हारे पिता की जिंदगी से निकाल कर फेंक सकती हूँ। और क्या हमेशा अपनी माँ को याद करके माँ माँ कहकर रोती रहती हो? ये रोना धोना बंद करो और घर के सारे काम अब तुम्हें ही करने हैं। नौकर सिर्फ मेरा और मेरी बेटियों का ख्याल रखा करेंगे, बाकी सारे के सारे काम तुम करोगी, नौकर नहीं। चलो जल्दी से मेरे लिए चाय लेकर आओ। वैसे भी अब तुम्हारी पढ़ाई तो खत्म हो ही चुकी है, इसीलिए घर में रहकर मैं तुम्हें रोने धोने की परमिशन तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अगर रोना ही है तो अपने आंसू पी जाओ और आवाज़ बंद करके रोना, और हाथ पैर लगातार काम करने के लिए चलाती रहना। मैं बेबसी से सर हिलाते हुए किचन में चली गई, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि अब मेरी हैसियत इस घर में नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं थी। उस घर में मेरा कोई हमदर्द नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पापा भी नहीं। मेरी सौतेली माँ और उनकी बेटियों ने मेरे पापा को मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया था कि पापा मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें हमेशा अपनी बेटी की ही गलती नजर आती थी। अब मैं अपने पापा के लिए बोझ बन चुकी थी। काजल और सेजल भी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। वो दोनों बहनें हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती थी और मुझे याद दिलाया करती थी कि मेरे पापा को उन्होंने अपना बाप बना लिया है, इसलिए अब मैं लवारिस बन चुकी हूँ। लेकिन मैंने सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त किया। मैंने सोचा था कि जुल्म का बदला ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, मगर शायद मेरा सब्र मेरी परीक्षा लेने के लिए था, क्योंकि वो दिन बहुत करीब था जब मेरी सौतेली माँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। वो घर जो मेरे लिए कभी मेरा अपना घर हुआ करता था, अब उस घर की एक एक दीवार मुझे तकलीफ पहुंचाती थी। मेरी सौतेली माँ के दिल में मेरे लिए कोई नरमी नहीं थी। जिस दिन वो इस घर में आई थी उस दिन से ही उन्होंने मुझे बर्बाद करने का ठान लिया था, क्योंकि वो मेरी माँ की जगह खुद ले चुकी थी और मेरी जगह अपनी बेटियों को दिलवाना चाहती थी।
और वो इस मकसद में कामयाब हो चुकी थी। सारा दिन मैं घर के कामकाज में लगी रहती थी और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो वो मुझे बहुत मारा करती थी और जो नफरत भरे शब्द बोलती थी वो अलग। हमेशा मुझे और मेरी माँ को बुरा भला कहती रहती थी। कहती थी कि पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, तुमसे तो कोई काम ही नहीं आता। अरे मेरी बेटियों से कुछ सीखो, काम करो काम करो। हमेशा मेरी सौतेली माँ की ये आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती थी। फिर मुझे वो समय याद आता था जब मेरी मम्मी मुझे किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। यहाँ तक कि अगर मुझे पानी का ग्लास तक चाहिए होता तो वो भी मेरी मम्मी मेरे सामने लाकर रख दिया करती थी। सुबह सुबह पहले उठना और उठते ही अपनी मम्मी को बताना कि मुझे नाश्ते में क्या खाना है। वो अपने हाथों से मेरे लिए नाश्ता बनाया करती थी, मेरा लंच पैक किया करती थी और मुझे कॉलेज भेज दिया करती थी। लेकिन अब तो मेरे इतने बुरे दिन आ चुके थे कि खाने के समय मुझे इन लोगों के आगे का बचा हुआ खाना ही दिया जाता था। दोपहर और रात का खाना बनाना अब मेरी जिम्मेदारी बन चुका था। लेकिन अगर खाने में मिर्च तेज या कम हो जाती तो सौतेली माँ के हाथ की मार भी मुझे ज़रूर मिलती थी। पापा तो ज़्यादातर खामोश ही रहते थे, मगर उनकी खामोशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा थी। उन्हें पता था कि उनकी पत्नी मेरे साथ क्या सुलूक कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके पापा से अपनी सारी शिकायतें कर दी और पापा पर भी खूब भड़क उठी। कहा कि पापा, मुझे तो लगता ही नहीं कि आप मेरे पापा हो। मुझे मेरे वो वाले पापा चाहिए जो मेरी माँ के सामने जिंदा थे। आप मेरे पापा नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी माँ के साथ साथ मेरे पिता भी मर चुके हैं। आप अपनी पत्नी को रोकते क्यों नहीं हो? वो आपकी सगी औलाद के साथ इतना गलत करती है, मगर आप उनसे कुछ भी नहीं कहते। आखिर मैं आपकी बेटी हूँ। आपको अपनी बेटी पर कभी तरस नहीं आता। कुछ देर खामोश रहने के बाद पापा कहने लगे कि हाँ, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम भी बदल गई हो। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो तुम कुछ और थे, लेकिन माँ के मरने के बाद तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। तुम तो रोमिता और उसकी बेटियों से पहले दिन से ही नफरत करती हो। तुमने उसे कभी खुले दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये तुम्हारी गलती है। तुम उन लोगों को खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेती तो आज तुम्हारे साथ ये ना हो रहा होता। खुशी ताली एक हाथ से नहीं बचती, बल्कि दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर गलती उनकी है तो गलती तुम्हारी भी है, और इस गलती की शुरुआत तुमने ही की है। वो अब तुम्हारी माँ है। इस घर को उसने बहुत अच्छे से संभाल लिया। अगर उससे किसी को शिकायत होती है तो वो तुम हो। मुझे तो अपनी दूसरी पत्नी में कोई कमी नजर नहीं आती और ना ही उसकी बेटियों में। कमी सिर्फ तुम में है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रोमिता के उसूलों पर चलना होगा, वरना अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। पापा की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने पापा का हाथ थाम लिया और कहा कि पापा, आप अपनी बेटी को घर से निकल जाने के लिए कह रहे हो। आपको पता है कि आपकी बेटी का आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं भला कहाँ जाऊंगी? पापा कहने लगे, तो फिर खामोशी से यहीं रहो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। पापा की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने खुद पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। रोने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी और आसमान की तरफ नजर करके ऊपर वाले से शिकायत कर रही थी कि आखिर मेरी हंसती खेलती दुनिया तुमने क्यों उजाड़ दी? क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? पापा के शब्दों ने मेरे दिल में जख्म कर दिए थे। क्या कोई पिता अपनी औलाद के लिए इतना बदल सकता है? ये सवाल भी मैं आसमान की तरफ नजर उठाकर कर रही थी। मुझे समझ आ गया था कि मैं इस घर में पूरी तरह से अकेली थी। यहाँ कोई मेरा हमदर्द नहीं था। यहाँ मेरे पिता भी नहीं थे जिनसे मेरा खून का रिश्ता था। उन्होंने भी दूसरी औरत के कहने में आकर मुझसे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन हाँ, एक इंसान था जो मेरे साथ नरमी से पेश आता था। वो था हमारे घर का पुराना नौकर वीरू, जो मेरी मम्मी के समय से यहाँ नौकरी करता था और कभी कभी मेरे साथ नरमी से बात कर लिया करता था और सौतेली माँ की नज़र से बचकर कभी कभी मेरे लिए कोई खाने की चीज़ ले आया करता था। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने कहा कि घर में मेहमान आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे अलग अलग तरह के खाने बनवाए थे। मैं सुबह से लेकर शाम तक किचन में चक्की की तरह पिसती रही, मगर खाने के समय मुझे एक कोने में बिठा दिया गया। मुझे भूख लग रही थी, लेकिन मुझे खाना नहीं दिया गया। मेहमानों के जाने के बाद मैं उनके आगे का बचा हुआ खाना लेने के लिए लपकी तो अचानक मेरे हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिर गई। इस पर सेजल ने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगी कि मम्मी, ये हमारा खाना चुरा रही थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे धक्का दिया और बुरी तरह से मारा। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। उन्होंने कहा कि अब तो भूखी ही रहेगी, तूने हमारे इतने महंगे डिनर सेट की प्लेट तोड़ दी है।
मुझे उस दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। मैं सारी रात बुरी तरह से रोती रही, मगर मेरे आंसुओं का किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो सब मेरे आंसू की परवाह किए बिना ही सुकून से सो गए और मैं अपनी किस्मत के बारे में सोच सोच कर रोती रही। लेकिन अभी तक इन लोगों की नफरत मेरे साथ यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। वो मेरी खूबसूरती से जलती थी। उनकी ये जलन तब से शुरू हुई थी जब वो अपनी बड़ी बेटी काजल के लिए रिश्ते देख रही थी। लड़के वाले मुझे देखने के बाद काजल को रिजेक्ट कर देते थे और कहते थे कि आपकी बेटी काजल ठीक है, लेकिन हमें आपकी दूसरी बेटी खुशी ज़्यादा पसंद आई है, इसलिए हम खुशी के साथ अपने बेटे का रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। ये सब सुनकर मेरी सौतेली माँ के तन बदन में आग लग जाती थी। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ था। जब जब काजल को लड़के वाले देखने के लिए आते थे, तब तब वो काजल को छोड़कर मुझे पसंद कर लिया करते थे। मैं बहुत सुंदर थी। मेरी सुंदरता बिल्कुल मेरी माँ पर गई थी, इसलिए सब लोग ज़्यादातर मुझे ही पसंद करते थे। जबकि मेरी सौतेली माँ की दोनों बेटियाँ मामूली सी शक्ल की थीं। मेरी सौतेली माँ को हमेशा ये डर लगा रहता था कि मेरा रिश्ता कहीं अच्छी जगह पर ना हो जाए। तभी एक दिन मैंने उनको अपनी दोनों बेटियों से बातें करते हुए सुना था कि इसका चेहरा ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये न रहा तो कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। दिन ब दिन मेरी सौतेली माँ की नफरत बढ़ती जा रही थी और मेरे पापा दिन ब दिन मुझे इग्नोर करने लगे थे। और ये सब लोग अब नहीं चाहते थे कि मैं इस घर में रहूं, मगर मुझे निकालना भी उनके लिए कोई आसान नहीं था। मेरी मम्मी के मरने के बाद मेरे पापा के कुछ दोस्त हमारे घर पर आते जाते रहते थे, जिनको मेरी हालत पर बहुत तरस आता था। लेकिन सौतेली माँ उनके सामने यही जाहिर करने की कोशिश करती थी कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। एक दिन फिर से काजल का रिश्ता आया था और लड़के वालों को हर बार की तरह काजल पसंद नहीं आई। उन्होंने भी वही शब्द कहे थे जो बाकी लोग कहकर कई बार यहाँ से जा चुके थे कि आपकी बेटी ठीक है, लेकिन हमें तो खुशी ही पसंद आई है। ये सुनकर मेरी सौतेली माँ का खून खौल उठा। जैसे ही मेहमान चले गए तो वो गुस्से से मेरे पास आई और मुझे बालों से पकड़कर कमरे के अंदर ले गईं और वहां जाकर उन्होंने मुझे खूब मारा। कहने लगी कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेहमानों के सामने मत आया करो, लेकिन मुंह उठाकर तुम उनके सामने आ जाती हो। तुम्हें तो मेरी बेटियों की खुशियों पर डाका डालने का बड़ा ही शौक है। तुम्हारी वजह से काजल के रिश्ते टूट रहे हैं। उन्होंने मेरे बालों को मजबूती से पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्लाई और कहा कि नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। अब की बार तो मैं कमरे में जाकर बैठ गई थी, लेकिन आप काजल को जब अपने साथ लेकर चली गईं तो वो लोग बार बार आपको आवाज़ लगा रहे थे। मैं तो सिर्फ उनको ये बताने के लिए आई थी कि आप दूसरे कमरे में हैं और अभी आ रही हैं। बस इतने में ही उन्होंने मुझे देख लिया। मेरी बात पर उन्होंने कहा कि तुम्हारा चेहरा जो हर बार मेरी बेटी से ज़्यादा दूसरों को अच्छा लगता है, तुम्हारे चेहरे से मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं तुम्हारा क्या होना है। उनकी आंखों में मेरे लिए खून उतर आया था। उन्होंने मुझे ज़मीन पर जोर से पटक कर धक्का दिया और कमरे से निकल गई थी। मैं सारी रात तकलीफ से फूट फूट कर रोने लगी, यहाँ तक कि मेरे बालों की जड़ें भी कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि हर बार रोमिता आंटी मेरे बालों पर ही वार किया करती थी। अगले दिन मैं रोज़ के मुताबिक किचन में काम कर रही थी जब एक नौकरानी मेरे पास आई और कहने लगी कि खुशी, मैडम जी ने कहा है तुम जाकर ये ग्रॉसरी का सामान ले आओ। उसने लिस्ट मेरे हाथ में पकड़ाते हुए कहा था। अब जबकि मैं खुद ही खाना बनाया करती थी, इसलिए ग्रॉसरी का सामान भी मैं खुद ही लेकर आती थी। मैंने लिस्ट ली और मैं उसी समय घर से सामान लेने के लिए निकल पड़ी थी। मॉल से ग्रॉसरी का सामान लेने के बाद जब मैं घर वापस आ रही थी, तब अचानक मेरे पीछे एक बाइक पर एक लड़का आया, जिसने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर अपना मुंह ढका हुआ था। मैं अभी चल ही रही थी, उसने गाड़ी अचानक मेरे बराबर में आकर धीमी स्पीड पर कर दी और फौरन ही एक बोतल निकालकर उसमें मौजूद कुछ तरल पदार्थ मेरे चेहरे पर फेंकने की कोशिश की। मैंने फौरन ही अपने चेहरे पर हाथ लगा लिया, क्योंकि मैं घबरा गई थी कि न जाने अचानक ये क्या हुआ और ये मुझ पर क्या डाल रहा है। वो तो अपना काम करने के बाद वहाँ से भाग गया था, लेकिन मैं ज़मीन पर गिर गई थी और मुझे अपने हाथ पर जलन महसूस होने लगी। फिर मुझे समझ आया कि ये तरल पदार्थ कोई मामूली चीज़ नहीं बल्कि एसिड है। मेरे हाथ और चेहरे में जलन इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं वहीं पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा था। एसिड की ज़्यादातर छींटें मेरे हाथ पर आ गई थी। कुछ छींटें चेहरे पर भी आई थी, कान और गाल की एक साइड पर और थोड़ी सी गर्दन पर, जहां मुझे इतनी तेज़ जलन महसूस हो रही थी कि मैं तड़प रही थी और मेरा हाथ बुरी तरह से झुलस गया था।
डर की वजह से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाई, कोई मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। वहां पर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे थे। मेरे हाथ का सामान भी जमीन पर गिर चुका था। मैं दर्द से तड़प रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी खाल पिघल रही हो। मैंने चेहरा बचाने की खातिर हाथ आगे किया, मगर मेरा हाथ भी बेकार हो गया था। मैं दर्द से चिल्लाती रही और फिर चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद थी, क्योंकि जब मैं बेहोश हुई थी तो वहां के लोगों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। मैं अगर कोई हरकत करती तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरा चेहरा और हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। जब मैंने अपना दूसरा हाथ चेहरे पर लगाया तो मेरा हाथ कांप उठा था। मेरे हाथ और चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। अस्पताल में मेरे साथ कोई भी मौजूद नहीं था। जब मुझे होश आया तो नर्स ने कहा कि तुम अपने घर वालों के बारे में हमें बताओ, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि तुम्हें तो सड़क पर मौजूद लोग लेकर आए हैं। तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हम तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने उनको अपने पापा का नंबर दे दिया, तो जैसे पापा को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो कि उनकी बेटी के साथ एसिड अटैक हुआ है। 2 दिन के बाद जब मेरी छुट्टी का समय हुआ तो पापा मुझे छुट्टी दिलवाकर घर ले आए थे। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया कि तुमसे किसने कहा था कि घर से बाहर जाने का। मैंने उनको बताया कि रोमिता आंटी ने मुझे ग्रोसरी का सामान लेने के लिए भेजा था। इतने में ही रोमिता आंटी बोल पड़ी और कहने लगी, मैं तुमसे क्यों घर का सामान मंगवाऊंगी, तुमको ही घर से बाहर जाने का बहुत शौक आता है। क्या पता तुमने अपने पीछे कितने लोगों को लगा रखा है, तभी तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया। और एसिड अटैक हमेशा उन लड़कियों के साथ होता है जिनके पीछे कई लड़के पड़े होते हैं। ये बात सुनकर तो जैसे मेरी आत्मा छलनी हो गई थी। पापा उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वो बिल्कुल खामोश थे, जैसे उन्हें उनकी पत्नी की कही गई बात सही लग रही हो और उनकी बेटी सच में किरदार की खराब हो। मेरा चेहरा भी खराब हो चुका था। मेरी सुंदरता में दाग लग गया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मैं वो खुशी नहीं रही जो कभी थी, जिसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी, बल्कि अब मैं वो बन चुकी थी जिसकी तरफ कोई देखना भी गवारा नहीं करेगा। सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे और मैं अपने कमरे में सारी रात अकेले रोती रही थी। अब मेरा सामना काजल और सेजल से जब भी होता, वो दोनों मेरी मजाक बनाया करती थी। कहती थी कि कहाँ गई तेरी खूबसूरती, अब तो तू हमसे भी ज्यादा बदसूरत हो गई है। मैं उनसे कुछ नहीं कहती थी, बस अपने काम में बिजी होने की एक्टिंग करती थी और सिसक सिसक कर रोती रहती थी। अभी मुझे आराम की जरूरत थी, लेकिन मुझे तो आराम करने का भी मौका नहीं दिया गया। मुझे अस्पताल से आते ही घर के कामों में लगा दिया गया था। मुझ पर तो किसी को भी रहम नहीं आ रहा था, मेरे पिता को भी नहीं, जो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर भी अफसोसमंद नहीं हुए थे। उनकी पत्नी मेरे साथ जो करती उन्हें वही ठीक लगता था, लेकिन मेरे साथ जो इस घर में हो रहा था वो किसी को भी नजर नहीं आता था। ऊपर से किस्मत ने मुझ पर एक और सितम कर दिया था कि मेरा चेहरा खराब हो गया था और मेरा एक हाथ भी एसिड से बुरी तरह से झुलस गया था। सारा दिन मुझे उन लोगों की मजाक का निशाना बनना पड़ता था। पहले भी उठते बैठते वो मुझे किसी न किसी बात पर ताने देती रहती थी। किसी को मेरी तकलीफ नजर नहीं आती थी। पता नहीं वो कौन था जिसने मुझ पर एसिड अटैक किया और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, तो फिर मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। बस यही सवाल मेरे दिल में उभरता रहता था। पापा ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ और किसने किया। उनकी पत्नी ने उन्हें जैसा समझाया उन्होंने वैसा ही समझ लिया। अपनी बेटी की तकलीफ उन्हें नजर नहीं आई और बेटी की बात पर उन्हें कोई भरोसा भी नहीं हुआ। मैंने अपने सारे फैसले ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिए थे कि अब ऊपर वाला ही मेरा इंसाफ करेगा। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी। मेरा सब्र ही मेरे आरोपियों से मेरा बदला लेगा। मेरा ज्यादा से ज्यादा समय घर में गुजरा था, क्योंकि जब भी मैं कमरे से बाहर आती तो ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाया करती थी। मैं जब भी शीशे में अपनी सूरत देखती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मुझे तो अपनी परछाई से भी नफरत हो गई थी। काजल कहती थी कि तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ, अब तुम्हारे इस चेहरे की वजह से मेरी शादी अच्छे घर में हो जाएगी, वरना हर कोई तुम्हें आकर पसंद कर जाया करता था। मैं इस पर भी खामोश रही, क्योंकि ये सब कुछ मैं जानबूझकर नहीं करती थी। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि घर में मेरे रिश्ते की बातें हो रही थी। मेरा रिश्ता एक रिक्शे वाले के साथ किया जा रहा था। ये खबर जब मुझे मिली तो मेरे होश उड़ चुके थे। मेरी सौतेली माँ कह रही थी कि अब तो इस काबिल नहीं रही कि तेरी शादी किसी सही इंसान के साथ हो सके। तेरी शादी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि अब तेरी खूबसूरती में दाग लग चुका है, इसलिए कोई तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाएगा। तू शुक्र मना उस रिक्शे वाले का जिसने तुझे अपना लिया। ये कहकर वो जोर जोर से हंस रही थी और उनकी हंसी मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मैं रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज आंटी ऐसा मत करो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि सारी जिंदगी नौकरानी बनकर यहाँ गुजार दूंगी। मेरी शादी किसी रिक्शे वाले के साथ मत करो। मेरी सौतेली माँ नफरत भरे शब्दों में कहने लगी कि तू क्या चाहती है कि हम तुझे सारी जिंदगी यहाँ अपने सामने रखें। वहां पर मेरे पापा भी खड़े हुए थे, वो खामोशी से ये सब कुछ सुनते रहे। उनके लिए तो ये सब नॉर्मल सी बात थी। मैंने अपने जले हुए हाथ से अपनी बिगड़ी हुई शक्ल को छुपाने की कोशिश की। अब मैं इन रोज रोज की नफरत भरी नजरों से तंग आ चुकी थी, टूट चुकी थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या पता शादी के बाद मुझे कुछ सुकून मिल जाए। भले ही मेरी शादी रिक्शे वाले से हो जाएगी, वो गरीब होगा, लेकिन वहाँ यहाँ से ज्यादा सुकून होगा। बस मैं बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि ऊपर वाला मेरी परेशानियों को खत्म कर दे। मैंने बेबसी से कह दिया था कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। मेरी सौतेली माँ की शातिराना मुस्कुराहट और मेरे पापा की खामोशी, यही मेरा भाग्य बन चुकी थी। सिंपल तरीके से मेरी शादी एक मामूली से रिक्शे वाले के साथ करवा दी गई थी। ये वो रिक्शे वाला था जो हर रोज सेजल और काजल को दोपहर के समय उनकी कोचिंग छोड़ने के लिए जाता था। मेरी शादी में वैसे तो ज्यादा मेहमान नहीं आए थे, लेकिन जो मेहमान आए थे उनको मेरी सौतेली माँ ने यही समझा दिया था कि ये रिश्ता खुशी की पसंद से हो रहा है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है कि उसने एक रिक्शे वाले को पसंद किया। अब अगर हम उसकी शादी वहां नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि हमने उस पर ये कैसा जुल्म किया। मैंने तो उसे हमेशा अपनी सगी बेटियों की तरह ही समझा है। अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के बाकी सारे अत्याचार सहने के बाद मैं ये अत्याचार सहने के लिए भी खुद को तैयार कर रही थी। उनके हर अत्याचार पर सर झुकाना और उनकी हर गलत बात पर सब्र करना अब मैं सीख चुकी थी। मैंने जब पहली बार सुना था कि मेरी शादी उस रिक्शा वाले से होने जा रही है तो मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वो रिक्शा चलाकर दिन के 300-400 रुपए कमा लेता है, तुम्हारे लिए तो ऐसा ही रिश्ता ठीक है। मैंने हिम्मत करके अपनी सौतेली माँ से पूछ लिया था कि वो कहाँ रहता है। उन्होंने गुस्से से मुझे जवाब दिया और कहने लगी, ये जानने की जरूरत तुम मत करो, वैसे तो सुना है कि वो छोटी सी झोपड़पट्टी में रहता है और बाकी तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वहां जाकर खुद देख लेना। मैं रोने लगी थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। मेरी शादी हो रही थी और मैं विदा होकर उस रिक्शा वाले जिसका नाम रजत था उसके साथ जा रही थी, लेकिन मेरे पापा ने आशीर्वाद देने के लिए मेरे सर पर हाथ भी नहीं रखा। वो सब कुछ खामोशी से देखते रहे। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही थी जिसे मैं जानती भी नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी उसे ठीक से नहीं जानते थे। मैं इस बात का अफसोस मना रही थी और बुरी तरह से रो रही थी, जबकि मैं अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन विदाई के समय किसी लड़की के आंसू नहीं छुप सकते, बल्कि ये आंसू तो सारी जिंदगी के लिए मेरा नसीब बन गए थे। मैंने शादी वाले दिन अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढक लिया था ताकि कोई मेरा जला हुआ चेहरा ना देख ले। मैं खामोश और अंदर से मर चुकी थी। रजत वहां पर पहले से ही मौजूद था। मैंने पहली बार उसे देखा था। वो गंदे मेले कुचैले कपड़ों में वहां पर मौजूद था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसकी पर्सनैलिटी में कुछ तो ऐसा खास था जो उसे बाकी और गरीब लोगों से अलग बनाता था। शादी के बाद उसके घर जाते हुए मेरी आंखें और ज्यादा भर आई थी और सोचने लगी कि क्या कभी इसी तरह किसी लड़की की विदाई हुई होगी जिस तरह मुझे इस घर से विदा किया गया। मैं अपने सारे अरमानों को पैरों में रोनते हुए इस घर से विदा होकर रजत के साथ चल पड़ी। मुझे लगा कि ये रिक्शा वाला मुझे किसी झोपड़ी में ले जाएगा, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कहा था कि गरीबों का ठिकाना टूटी फूटी झोपड़ी ही होता है। क्योंकि अब मेरा यही भाग्य था और मुझे इसी पर सब्र करके अपनी बाकी की जिंदगी भी गुजारनी थी। मगर जैसे ही मैंने अपने पति के पीछे चलना शुरू किया, मैं हैरान रह गई थी कि वो रिक्शे वाला मुझे शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर ले गया जहां लोगों की बिल्कुल भीड़ नहीं थी। मैंने डरते हुए उससे कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? मगर वो खामोश रहा और उसकी खामोशी ने मुझे और परेशान कर दिया था। न जाने कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। इस तरह के अजीब व गरीब सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन अब ये इंसान मेरा पति था, इसलिए जहाँ ये मुझे लेकर जाएगा मुझे वहीं जाना होगा। मेरे दिल में एक अजीब सा डर था।
कुछ देर के बाद हम एक बड़े दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए थे। इस गेट को देखकर मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि वो गेट किसी नॉर्मल घर का तो नहीं था, वो किसी बंगले जैसी जगह थी। रजत ने दरवाजा खोला तो मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थी। मुझे हैरानी में डूबा हुआ देखकर रजत कहने लगा, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम एकदम ख्यालों की दुनिया से वापस आई। तो वो मुझे अंदर ले गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंची तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि अंदर का नज़ारा मेरी उम्मीद से अलग था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने कहा, ये सब क्या है? तुम गरीब तो नहीं लगते। रिक्शे वाले ने मेरी तरफ देखा। न जाने उसकी आंखों में कौन सा राज छुपा हुआ था जो मैं जानने की हरगिज कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में मुझे मोहब्बत का समंदर दिखाई दे रहा था। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ जानना बाकी है खुशी। जैसे ही मैं उस बंगले के अंदर दाखिल हुई, मेरे कदम रुक गए। मैंने सारी जिंदगी इतना बड़ा बंगला नहीं देखा था। रजत एक तरफ खामोश खड़ा हुआ था। मैंने हैरानी से अपने पति की तरफ देखा। मैंने सोचा कि शादी के बाद मैं किसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहूंगी, जहां 2 वक्त की रोटी भी मुझे नसीब नहीं होगी। मगर ये जगह तो सपनों की जैसी थी, वो सपना जो मैं हमेशा देखा करती थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे बढ़ूं, मगर रजत ने मेरे हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है और तुम इस घर की मालकिन हो। ये शब्द सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा, मेरा? मगर तुम तो एक मामूली से रिक्शा चालक हो। उसने अपने मेले कपड़े उतारे। उसके बाद जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने आया, उसने मुझे हैरानी में डाल दिया था। वो कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़ा अमीर इंसान था, जिसकी आंखों में गहरी सीरियसनेस के साथ साथ मुझे बहुत सारी मोहब्बत भी नजर आ रही थी। उसने अपने मेले कपड़ों के अंदर बहुत ही महंगे और खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। उसके अंदाज में किसी हीरो जैसी पर्सनैलिटी थी। उसने कहा, मैं एक रिक्शा चालक जरूर हूँ, मगर सिर्फ नाम के लिए। मैंने कहा, कौन हो तुम? मैंने हैरान होकर उससे पूछा तो उसने मुझे जवाब दिया, ये जानने के लिए तुम्हें कुछ सब्र करना होगा। इतना समझ लो कि मैं तुम्हें उस नर्क से निकाल कर लेकर आया हूँ जहाँ पर तुम रहती थी। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। मैंने कहा, तुमने अपने लिए ही मुझे सिलेक्ट क्यों किया? इस दुनिया में और भी तो बहुत सारे लाचार लोग हैं, तुम उनको भी तो पसंद कर सकते थे। उसने कहा, खुशी, मैं तुम्हें पसंद करता था। मैं कई सालों से तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ये जानकर मैंने फैसला कर लिया था कि अगर मुझे तुम्हें पाने के लिए अपनी पहचान बदलनी पड़ी तो मैं वो भी बदल लूंगा। दरअसल जब तुम कॉलेज जाया करती थी, मैं तब से ही तुम्हें पसंद करता था। मैं तुम्हारे मोहल्ले में अपने दोस्तों से मिलने जाया करता था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने सोचा कि जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, तब तुम्हारे पापा से तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए आऊंगा। मैंने तुम्हारी खातिर बहुत मेहनत की, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे पापा मुझ जैसे मामूली लड़के के हाथ में तुम्हारा हाथ कभी नहीं देंगे। तुम्हारी मम्मी के मरने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है। उसके बाद मेरी नौकरी अच्छी जगह लग गई और फिर कुछ समय के बाद मैंने अपना बिजनेस कर लिया। मैंने सोचा कि अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि तुम्हारे पापा का सामना कर सकूं। तुम्हारा हाथ मांगने के लिए मैंने अपनी फैमिली को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेज दिया था। लेकिन जब मेरी फैमिली तुम्हारे घर गई तो तुम्हारे पापा और तुम्हारी सौतेली माँ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सौतेली बहन से शादी कर लूं, मगर मेरे घर वालों ने इस बात की हामी नहीं भरी और कहा कि हमें तो आपकी बड़ी बेटी खुशी ही चाहिए अपने बेटे के लिए। इस तरह ये रिश्ता खत्म हो गया। फिर तुम्हारे ही मोहल्ले में रहने वाले मेरे एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई। उसने हमें पार्टी देने के लिए बुलाया था। दरअसल वो लड़का काफी समय से नौकरी ढूंढ रहा था। उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। अचानक उसने कहा कि मेरी नौकरी भी लग गई और मेरी लॉटरी भी लग गई। मैं उसकी दी गई पार्टी में गया था, लेकिन वहां जब उसने अपनी लॉटरी निकलने और नौकरी लगने की वजह बताई, उसने मुझे बताया कि उसकी नौकरी तुम्हारे पापा की कंपनी में लग गई है। और जब उसने हमें लॉटरी लगने के बारे में बताया तो इसका मतलब था कि उसने कोई ऐसा काम किया था जिसके उसे ढेर सारे पैसे मिले। मतलब कि तुम्हारी सौतेली माँ ने उस लड़के से कहा था कि वो तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंक दे, जिससे तुम्हारा चेहरा खराब हो जाए और फिर तुम्हारा रिश्ता कहीं अच्छी जगह न हो सके और अच्छी जगह शादी तुम्हारी सौतेली बहनों की हो जाए। ये सारी ही बातें मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी। जब उसने मुझे पूरी बात बताई और कहा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो और वो ये काम कर चुका है, तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उससे कहा कि ये तुमने क्या कर दिया।
वो नहीं जानता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन उसके मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें उस दलदल से निकाल कर रहूंगा। जब तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा चेहरा खराब करवा सकती है तो वो तुम्हें जान से भी मरवा सकती है। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने तुम पर एसिड फेंकने वाले तुम्हारे आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, क्योंकि उसने अपना जुर्म मेरे और मेरे दोस्तों के सामने कबूल कर लिया था। तुम्हारी सौतेली माँ और पापा को जब ये पता चला कि मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए आया है तो तुम्हारे माता पिता ने इस रिश्ते से फौरन इनकार कर दिया। मैं समझ गया था कि वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे परिवार में हो। इसलिए मैं रिक्शा वाला बनकर तुम्हारे घर के चक्कर लगाने लगा और एक दिन मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली कि मैं आपकी दोनों बेटियों को कोचिंग ले जाया करूंगा और ज़्यादा पैसे भी नहीं लूंगा। मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे पापा मुझे पहचान नहीं सके क्योंकि मैंने अपना गेटअप चेंज कर लिया था, एक गरीब इंसान बनकर गया था। इसलिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दे दी और फिर उसके बाद मैं तुम पर नज़र रखता रहा, तुम्हारे घर की हर खबर लेता रहा। एक दिन मैंने खुद ही तुम्हारी सौतेली माँ से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। कि इस घर में जो जली हुई लड़की है मेरी शादी उससे हो सकती है। वैसे भी मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मेरी शादी किसी ठीक लड़की से नहीं हो सकती। मैं पहले भी कई बार तुम्हारी सौतेली माँ से अपनी गरीबी का रोना रोता रहा था, इसलिए उसे यकीन हो गया था कि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। जब मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात उनसे की तो वो फौरन मान गई और उन्होंने कहा कि जल्द ही तुम्हारी शादी मैं अपनी सौतेली बेटी के साथ करवा दूंगी। और इस तरह उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें उस नरक से निकालना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैंने तुम्हारे आरोपी को भी सजा दिलवा दी। अब तुम इस घर की मालकिन हो और तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। मेरे माता पिता दूसरे घर में रहते हैं। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए अरेंज किया है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ। रजत की सारी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मैंने कहा कि आप सच कह रहे हो? उसने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भला मैं इस बारे में झूठ क्यों कहूँगा? मैंने कहा लेकिन अब तो मेरा चेहरा भी बिगड़ चुका है। जिस लड़की से तुम प्यार करते थे मैं वो लड़की नहीं रही। उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे से प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे दिल से और तुम्हारी मासूमियत से प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज कई सालों के बाद मेरी जिंदगी में सबसे खुशी भरा दिन आया है। रजत के मुंह से मोहब्बत का इजहार सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का था कि मेरी सौतेली माँ और पिता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मैं कभी उनको माफ नहीं करूंगी। रजत ने कहा था कि मैं कभी तुम्हें तुम्हारे मायके नहीं भेजूंगा। क्या तुम ये सब जानने के बाद भी अपने मायके जाना चाहोगी? मैंने कहा मैं कभी वहां नहीं जाऊंगी। मैंने उन लोगों से सारे संबंध खत्म कर दिए क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी है। और फिर उस दिन के बाद से ही मेरी जिंदगी में धीरे धीरे खुशियां आनी शुरू हो गईं। मेरा दिल जानता है कि मुझे रजत का साथ पाकर कितना सुकून मिला था। मैंने अपने मायके में रहकर हर जुल्म पर सब्र किया था और मुझे उम्मीद थी कि जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। रजत ने तो मुझसे यहाँ तक कि कहा था कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ को भी सजा दिलवाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि उनको ऊपर वाला उनके किए की सजा देगा। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और मैंने अपने घर वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया और उनसे सारे संबंध खत्म कर दिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।